हंसी का पिटारा में आज देश भर के जाने माने हास्य कवि दिखाएंगे अपना कमाल। 60 कवि, वो भी एक ही रस के, भगवान बचाए। जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही न छिड़ जाए। चिराग जैन बताएंगे आपको प्यार की नई परिभाषा। एक चिट्ठी लिखो, उसकी फोटोकॉपी कराओ, प्रेमिका तक पहुंचा दो। पट गई तो ठीक, नहीं तो नीचे का नाम बदलो, दूसरी को पहुंचा दो। भ्रष्टाचार से जुड़ी बातों पे आपको हंसाएंगे महेश दुबे। 300 लूटे तेरे तो क्यों लिखा है 700 रे, 700 की कमीशन मांगी है थानेदार ने। शरद त्रिपाठी और सुरेश अलबेला अपनी अलबेली कविताओं से करेंगे आपका मनोरंजन। विराट कोहली पहले से कितना बदल गया, अनुष्का की गुगली का जादू उस पे चल गया। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं अंकित बाटला और लाया हूं आपका फेवरेट शो हंसी का पिटारा। यहाँ बातें होंगी सिर्फ हंसी की, खुशी की, मुस्कुराहट की, छेड़ेंगे मनोरंजन के तार और हंसी का लेन देन होगा मेरा व्यापार। आज हमने कुछ जाने माने हास्य कवियों को देश भर के कोने कोने से सिर्फ आपके लिए बुलाया है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के शो की, क्योंकि आज क्या है, न जाने कब कोई तारा टूट जाए, न जाने कब कोई आंसू आंखों से छूट जाए। कुछ पल हंस ले मेरे यार, न जाने कब तुम्हारे दांत टूट जाए। तो चलिए हंसी की शुरुआत करते हैं। आ रहे हैं जाने पहचाने फिर भी अजनबी, महेंद्र अजनबी जी। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपने वीर रस के कवि सुने हैं कभी? नहीं तो मैं उनकी पहचान बता देता हूँ। वीर रस का कवि आता है, इतनी जोर से चीखता लोग घबरा के ताली बजा जाते। अच्छा, किसी किसी की तो कविता में भी कोई बात नहीं होती। अभी पिछले दिनों एक वीर रस के कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। मैंने सोचा यार, पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज है, ये बना क्या सकता है इसमें? मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। ऐसी ताली बज गई जैसे आप सब बजा रहे हो। कविता में कोई बात नहीं। दोस्तों, कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, जगह जगह वीर रस के कवि सम्मेलन हो रहे थे। मेरे मोहल्ले में भी हुआ। अच्छा, मोहल्ले वालों को कोई ढंग का कवि तो वीर रस का मिला नहीं, पता नहीं कहाँ से 50-60 कवि पकड़ के लाए। जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा था, उससे बोले यार तू वीर रस का लग रहा, आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई। एक बात तालियां बजाकर मन दे, मैं सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ने की कोशिश कर। तो कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि, वो भी एक ही रस के, भगवान बचाए। जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही न छिड़ जाए। 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा? पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। पूरा मंच बन गया था बंकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था, मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा था। एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से, और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यह कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है।
वीर रस का अब जो कवि आया भाई साहब होगा करीब 15 किलो का। अच्छा, इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था, आप लोग दृश्य का आनंद लेना, तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसके बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है। अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया है। ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। उसके बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। अच्छा, एक श्रोता वाकई में दूरबीन लेके आ गया और उससे देखते हुए बोला, बाप रे, ये कवि खड़ा है या उसका एक्सरे। अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सूंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में है। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मेरे जो पड़ोसी हैं ना, सिंह साहब जी, बड़े ही ना एकदम मजाकिया, एकदम मजेदार इंसान हैं। लेकिन कल वो पता नहीं कहां लापता हो गए, किसी को पता भी नहीं चला कि कहां चले गए। लेकिन आज वो खुद ब खुद वापस आ गए। असल में हुआ क्या था, वो बैंक में अकाउंट खोलने गए थे, वहां लिखा था कैपिटल में भरिए। बस फिर क्या था, उन्होंने कटाई टिकट दिल्ली की और फिर निकल लिए दिल्ली। समझे भाई, कैपिटल में भरने के लिए। आई ना आपको हंसी। ये जो हमारे सिंह साहब है, ये तो है ही मजाकिया, लेकिन अब आपकी हंसी दुगनी होने वाली है, क्योंकि आ रहे हैं हमारे प्यारे दुबे जी आपको उल्लू बनाने। जी हां, सही सुना आपने, अप्रैल फूल के विषय पर बात करने आ रहे हैं। बहुत ही मनोरंजक कविता साथ ला रहे हैं महानगरी मुंबई के महेश दुबे जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महेश दुबे जी का। अप्रैल फूल का दिन सारी दुनिया एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाती रहती है, लेकिन सारी दुनिया एक ही दिन बनाती है। हिंदुस्तानी लोग 12 महीने एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह मेरी घरवाली ने चाय बनाई, मेरे सिरहाने लाकर पहुंचाई। जब हम जागे तो भक्तिभाव से हमारे चरण छुए, हम आश्चर्यचकित हुए। हमने कहा, आज सूर्य किस ओर से उगा है कि मेरे देखने में कोई भूल है? वो बोली, सैया जी आज अप्रैल फूल है। मैं तो आपको डेमो दिखा रही हूँ, आपको क्या कर्तव्य है वो सिखा रही हूँ। कल से आपको भी पति परमेश्वर का छोड़ देना होगा चोगा, कल से यही सब कुछ आपको भी करना होगा। तो अप्रैल फूल को हमारे मोहल्ले में क्या घटना हुई, आपको एक कविता सुनाता हूँ, मजा लेना। कि मेरे मोहल्ले का एक वैवाहिक कार्यक्रम अप्रैल फूल की भेंट चढ़ गया। मेरे मोहल्ले का एक वैवाहिक कार्यक्रम अप्रैल फूल की भेंट चढ़ गया। मैं 1 अप्रैल को ही शादी करूंगा, दूल्हा इस बात पे अड़ गया। मैं घोड़े के बजाय गधे पर बैठकर जाऊंगा और दुल्हन के बदले उसकी दादी ब्याह कर लाऊंगा। मोहल्ले वालों ने समझाया, ऐसा करके तो मूर्ख कहलाएगा। दूल्हा बोला, तभी तो असली मजा आएगा। शादी करने वाला वैसे भी कौन सा समझदार होता है, पहले दौड़ के शादी करता है, बाद में जिंदगी भर रोता है। हमारी दादी पत्नी शोहदों की छेड़खानी से सुरक्षित रहेगी। ये ट्रेन की वो बर्थ होगी जो सिर्फ हमारे लिए आरक्षित रहेगी। लेकिन दूल्हे का बाप अड़ गया, दूल्हे से लड़ गया, बोला वही गलती मत दोहराओ जो मैंने की थी। आज सुन लो मेरी दर्द भरी कहानी, मैंने भी दुल्हन छोड़ के पसंद कर ली थी उसकी नानी। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं और बाराती बैंड बाजों वालों के साथ दरवाजे पर नाचने के लिए खड़े हैं।
दुल्हन की ओर भी दादी और पोती का हाल खराब है। एक नई धार का माल तो एक पुरानी शराब है। दोनों के दिल धक धका रहे हैं। दोनों सोच रही हैं पता नहीं किसके अच्छे दिन आ रहे हैं। पर हमको तो इतना सोचकर बेहद खुशी हुई कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो इस अपने हिंदुस्तान में हर कोई हर किसी को हर तरह से बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ बनाने का एक और काम जो चलता रहता है वो आपको सुनाता हूँ, एक गीत के रूप में लेना। कि बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बुढ़ापे में मन झांसा राम हो गया। बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बुढ़ापे में मन झांसा राम हो गया। नयनों में प्रभुता की चर्बी चढ़ी, फिर से उबालने लगे बासी कढ़ी। हनुमान चालीसा भी उल्टी पढ़ी, जब छेड़खानी आए हद से बढ़ी। कृष्ण जन्म स्थान ही मुकाम हो गया, बुढ़ापे में मन झांसा राम हो गया। भाई तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए और मेरे जोक्स भी यूं ही चलते रहने चाहिए। तो इसी बात पे लीजिए गर्मा गर्म ताजा वाला जोक। अब टीचर ने पूछा, उसने कपड़े धो दिए और उसे कपड़े धोने पड़े, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? तो हमारा चिंटू बोला, सर उसने कपड़े धो दिए में पता चलता है कि वो कुंवारा है, और उससे कपड़े धोने पड़े में पता चलता है कि वो शादीशुदा है। क्यों, सही कहा ना? भाई वैसे कपड़े धोना तो क्या, प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं आजकल। प्यार की परिभाषा समझाने और बाबू, सोना, स्वीटी, नोनो, गोल, हाँ मतलब इन सब से मिलवाने आ रहे हैं हमारे अगले कवि। प्लीज वेलकम चिराग जैन। नमस्कार। ओ जी, प्यार दा मौसम आ गया है। अच्छा, बड़े बूढ़े और ज्ञान देते हैं प्यार के मौसम में। वो कहते हैं कि साहब आजकल का प्यार कोई प्यार है क्या, ये तो फालतू का प्यार है। प्यार तो पहले जमाने में हुआ करता था। अब बोलो, पहले के प्यार में क्या बड़ी बात थी? एक चिट्ठी लिखो, उसकी फोटोकॉपी कराओ, प्रेमिका तक पहुंचा दो। पट गई तो ठीक, नहीं तो नीचे का नाम बदलो, दूसरी को पहुंचा दो। और प्यार करने के बाद भी वो मैक्सिमम क्या करते थे, आपने पहले की फिल्में देखी होंगी, एक पेड़ की डाल को पकड़ के 15 मिनट तक पूरा गाना गा लेते थे। ये कोई प्यार हुआ? प्यार आज के दौर में किन चुनौतियों को झेल रहा है, इनको अंदाजा तक नहीं है। आज के दौर की प्यार की क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके लिए मैंने एक छंद लिखा है, मस्ती से जुड़िएगा। यूरिया का जोर हर डाल कमजोर, अब चंपा की टहनियों पे लूम नहीं सकते। MMS बनने का डर लगा रहता है, प्यार के नशे में हम झूम नहीं सकते। फूल लेके चलो तो त्रिशूल वाले मारते हैं, फूल लेके चलो तो त्रिशूल वाले मारते हैं। एक दूसरे के साथ घूम नहीं सकते। ये तकनीकी समस्या है साहब। तो आज के इस मुश्किल दौर में प्यार जिंदा रहे, इसके लिए मैंने एक गीत लिखा है जिसमें एक प्रैक्टिकल प्रेमी अपनी प्रेमिका को कुछ सलाह दे रहा है। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लबाड़ी रहे। एक ही शर्त पर है ये मुमकिन अगर, एक ही शर्त पर है ये मुमकिन अगर, मैं कुंवारा रहूं तू कुंवारी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और क्या आजकल की जब हम किसी लड़की को देखते हैं सड़क पर चलते हुए, तो हमारे मन में जो पहली फीलिंग आती है वो पहली पंक्ति में आपको बताता हूँ।
लड़कियां देखकर सोचते हैं सभी इनसे शादी करें या मोहब्बत करें। साल में एक दो गिफ्ट देते रहें या कि हर रोज की जान आफत करें, या कि हर रोज की जान आफत करें, जान आफत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार जीवंत रहे, आपको ढेर सारा और ढेर सारियों का प्यार मिले, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद। हंसी का ख्याल है बहुत ही नेक, लेकिन क्या करें, मजबूरी में लेना पड़ता एक छोटा सा ब्रेक। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। भगवान ना किसी को इतना टैलेंटेड ना बनाए। वाह कसम, कभी कभी तो खुद से एकदम प्यार हो जाता है। वैसे ब्रेक के उस पार है बहुत ही उम्दा टैलेंट, तो कहीं मत जाइएगा। See you after this short little break. हेलो और स्वागत है आपका फिर से आपके फेवरेट शो में हंसी का पिटारा। भाई हमारे देश में एक बहुत ही कमाल की बात है, 1000 का नोट या फिर एक्सरे की रिपोर्ट। भले ही बंदा इसके बारे में कुछ जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन उसके हाथ में आते ही एकदम ऊंचा करके ना कुछ चेक टाइप का करना ना जरूरी हो जाता है। भाई हम हिंदुस्तानियों की तो बात ही कुछ निराली है, जो हमें दुनिया में एकदम वर्ल्ड फेमस बना देता है भैया। ऐसे ही कुछ मजेदार किस्से हिंदुस्तानियों के अपनी कविता के माध्यम से सुनाने अलबेला सजन आयो रे। प्लीज वेलकम सुरेश अलबेला। दुनिया में सारे इंटेलिजेंसी के काम हम हिंदुस्तान वालों ने किए। अब जैसे क्या है, अपने इंडिया में अगर अपने को जूते की पॉलिश करवानी हो तो अपन मोची के पास जाएंगे। मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट में पॉलिश करेगा। अब अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में तो क्या है, डायरेक्ट मशीन में पाँव डालो, पॉलिश होके आ जाएगी। फिर दूसरा पाँव मशीन में डालो, उसके भी पॉलिश होके आ जाएगी। लेकिन संकट ये होता है, जैसे ही आप दूसरा पाँव मशीन में डालोगे तो मशीन पाँव पकड़ लेती है। फिर उसमें सिक्का डालो, जब पाँव छोड़ेगी। अब अमेरिका में जैसे ही गए तो वहाँ एयरपोर्ट पे मशीन लग रही थी पॉलिश की, तो वहाँ एक मुंबई का लड़का खड़ा खड़ा 1 घंटे से उस मशीन को टुकुर टुकुर करके देख रहा था। मैंने कहा भैया मुंबई का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब वो मुंबई के लड़के ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पाँव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और मजे तो इस बात के लेना, एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही पहला पाँव मशीन में डाला, मशीन ने उसका पहला ही पाँव पकड़ लिया। हिंदुस्तान के आदमी किसी को भी फंसवा देते हैं। वो पिछले दिनों एक अमेरिकन मेरे को सब्जी मंडी में मिल गया। अब वो सब्जी मंडी में सेब के हाथ लगा के बोला व्हाट इज दिस। मैंने कहा ए फॉर एप्पल। बोला तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा एप्पल, हमारे देश में तो इतना बड़ा बड़ा एप्पल। मैंने कहा गजब रे। केले के हाथ लगा के बोला व्हाट इज दिस। मैंने कहा बी फॉर बनाना। बोला तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा बनाना, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा बनाना। और मैंने कहा यार अपने देश की इज्जत का सवाल। मैंने भी तरबूज उठाया कंधे पे, वो बोला व्हाट इज दिस। मैंने कहा ये हमारे देश का अंगूर है। हास्यरस हर जगह है आजकल देश में। साहब देश में महंगाई बहुत बढ़ गई, हिंदुस्तान में बहुत महंगाई बढ़ गई। मैंने एक कविता महंगाई पे लिखने की कोशिश की। मैंने भगवान से डायरेक्ट शिकायत की। मैंने कहा हे प्रभु, महंगाई सलमान खान की लोकप्रियता की तरह ऊपर चढ़ती जा रही है, विराट कोहली के रनों की तरह आगे बढ़ती जा रही है। डीजल का दाम जनता का मनोबल तोड़ रहा है और भ्रष्टाचार मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ रहा है। मैंने कहा प्रभु अक्षय कुमार की तरह ठंडा पीजिए और एक बार फिर अवतार लीजिए,
तो बोले प्रभु, एक बार हम धरती पर विचरण करने निकले थे, दो नेताओं ने हमारी जेब काट ली, आधी आधी दौलत दोनों पार्टियों ने बांट ली। ये कलयुग है, यहाँ पर देवताओं का वास नहीं होता, और ये दुनिया मैंने बनाई है, विश्वास नहीं होता। ये दुनिया मैंने बनाई है, विश्वास नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। चलिए मैं आपको बहुत ही प्यारा सा किस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं रेडियो पर एक शो एंकर कर रहा था। मुझे एक भाई साहब का फोन आया, अब भैया का आपका शो सब सुनते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हम बहुत फेमस हैं। तो ये का मतलब हमारा पूरा गांव सुन रहा है? मैंने कहा हाँ भाई बेशक सुन ही रहा होगा। ये का मतलब हमारी बहनियां भी सुन रही है? मैंने कहा हाँ भाई, कहा ना बहनियां सब सुन रहे होंगे, बोलो। जानते उसने क्या कहा? अरे हेलो बबली, अगर हमारी आवाज सुन रही हो तो जल्दी से मोटर चला दो। वो कहा है ना, हम बाथरूम में नहा रहे हैं और कमबख्त पड़ोसी ने पूरे टंकी का पानी खाली कर दिया। भाई इस शो में हमारे अगले पड़ोसी, मेरा मतलब हमारे अगले हास्य कवि लाए हैं पड़ोसियों के दिल का हाल, अपनी कविता से करेंगे धमाल। प्लीज वेलकम चिराग जैन। आज हम बात करेंगे पड़ोसियों पे। हर आदमी के जीवन में 3 तरह के पड़ोसी होते हैं, एक जानने वाले, एक पहचानने वाले और एक बुरा मानने वाले। जानने वाले जीवन को बहाव देते हैं, पहचानने वाले कभी कभी भाव देते हैं और बुरा मानने वाले केवल तनाव देते हैं। इस प्रजाति के लोग जब घर से निकलते हैं, आपने अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो तैयार रहते हैं कि आप कुछ भी करो, उन्हें बुरा मानना ही मानना है। तो उन पर मैं बात करता हूं कि इस प्रजाति के लोग जब घर से निकलते हैं तो इनका एक ही लक्ष्य होता है, आज फिर किसी से बैर ठानना है, फिर किसी बात का बुरा मानना है। इसके लिए वो सारा दिन भटकते हैं, लोगों से अटकते हैं, सबके फटे में टांग अड़ाते हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय भिड़ाते हैं, सबकी समस्या अपने ऊपर ओढ़ते हैं और फाइनली किसी ना किसी बात का बुरा मानकर ही घर लौटते हैं। इस जाति के किंग, सच्चा वाकया, मेरे पड़ोस में एक रहते हैं उखड़ सिंह नाम के व्यक्ति, उन पर मैं सच्चा वाकया बता रहा हूं। इस जाति के किंग नाम था उखड़ सिंह, किसी के घर खाने पर गए और ऐसे ही नहीं गए, बाकायदा उसके बुलाने पर गए। बुलाने वाले ने खूब किया सत्कार, सेवा, अपनापन, प्यार, हाथ जोड़कर विनम्रता का योग, स्वादिष्ट पकवान, पूरे 56 भोग, भेंट देकर स्वागत किया था, उपहार देकर विदा किया। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उखड़ सिंह जी इस बात पर नाराज हो गए कि अगले ने बुरा मानने का मौका ही नहीं दिया। और इनकी जीवनचर्या क्या होती है वो एक तर्क में सुनिएगा। ये गले में भौंकड़ा पूरते हुए पैदा होते हैं, माथे में त्योरियां डाले जीते हैं और जीवन में पानी से ज्यादा खून का घूंट पीते हैं। मुस्कुराहट इनके पास आने से नाटती है, हंसी इन्हें काटती है, ठहाकों से ये डरते हैं। और व्यंग्य संभालिएगा कि मुस्कुराहट इनके पास आने से नाटती है, हंसी इन्हें काटती है, ठहाकों से ये डरते हैं और जिंदगी से इतना बुरा माने हुए हैं कि लगभग रोज मरते हैं। जिंदगी से इतना बुरा माने हुए हैं कि लगभग रोज मरते हैं। और शुद्ध कविता की पंक्तियां, मेरे काव्य पाठ में ये पंक्तियां याद रख लीजिएगा कि बुरा मानना है तो ऐसे मानो जैसे गांधी ने माना था अंग्रेजों के अत्याचार का, जैसे शांतिदूत कृष्ण ने माना था दुर्योधन के दुर्व्यवहार का, जैसे सीता ने माना था रावण की मनमानी का और जैसे प्रहलाद ने माना था हिरण्यकश्यप जैसे अभिमानी का। ऐसे बुरा मत मानो कि किसी अहिल्या का जीवन पत्थर सा शाप हो जाए। ऐसे नाराज ना हो कि श्रवण कुमार का पुण्य दशरथ का पाप हो जाए। ऐसी गांस मत पालो कि कुरुक्षेत्र में महाभारत खड़ी हो जाए। और अंतिम पंक्ति कविता की, जीवन का एक सूत्र वाक्य देता हूं कि ऐसी गांस मत पालो कि कुरुक्षेत्र में महाभारत खड़ी हो जाए। और ऐसी आदत मत डालो कि कोई छोटी सी बात जिंदगी से बड़ी हो जाए, कि कोई छोटी सी
बात जिंदगी से बड़ी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीब अर्ज क्या है? अजीब गौर फरमाइएगा, बहुत ही बेहतरीन शेर है। सुनिए, पैसों का नशा प्यारे सबसे नशीला है, जिसे देखो यहां वो भ्रष्टाचार की बारिश में गीला है। पॉलिटिक्स के नाम पे करते सभी अब भ्रष्ट लीला है। लोग कहते हैं यार उसका कैरेक्टर ढीला है। मेरा वाला तो चोरी का था, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़ी संगीन बातों पर कटाक्ष करके हमें हंसाने आ रहे हैं हमारे अपने प्यारे दुबे जी, अजय महेश दुबे जी। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है यार कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। और भ्रष्टाचार करते हैं नेता, ऐसे ऐसे नेता हैं, कसम से बता रहा हूं। चुनाव में एक नेता भाषण दे रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने देर में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। भ्रष्टाचार इस देश की जड़ों में पहुंच गया है, जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घूम रहा था सड़क पर पाकिट मेरा मार लिया, घूम रहा था सड़क पर पाकिट मेरा मार लिया। मुंबई शहर के एक चालू पाकिट मारने थाने में रपट लिखाई, चोर को पकड़ लेंगे मुझे कहा वहां उपस्थित थानेदार ने। अगले दिन वही पाकिट मार मुझे मिल गया, खूब पीटा मुझे उस लुच्चों के सरदार ने। 300 लूटे तेरे तो क्यों लिखा है 700 रे, 700 की कमीशन मांगी है थानेदार ने। तो ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार देश में चलता रहता है। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, सुनिए भ्रष्टाचार पर। गली के मोड़ पर एक नाई की दुकान, दुकान में एक अफसर विद्यमान। गली के मोड़ पर एक नाई की दुकान, दुकान में एक अफसर विद्यमान। बार बार अफसरी का रोब झाड़ रहा था, बेचारा नाई मुफ्त में उसके बाल काट रहा। कटिंग के बाद आई शेव की बारी, नाई ने दिखाई पूरी तैयारी। धुला हुआ सुगंधित तौलिया, मधुर सुगंध ने अफसर के दिल को छू लिया। शेव बनाने का सामान देखकर अफसर हैरान था, नाई का उस्तरा भी मेड इन जापान था। शेव बनाने का सामान देखकर अफसर हैरान था, नाई का उस्तरा भी मेड इन जापान था। तब अफसर हो गया खुश जब नाई ने निकाला घोड़े की पूंछ का शानदार ब्रुश। लेकिन अगली ही घटना ने अफसर का दिल शेयर मार्केट की तरह हिला दिया। नाई ने हाथ में पकड़े हुए साबुन पर थूका और उसे ब्रश से अच्छी तरह मिला दिया। अफसर चिल्लाया तेरी ये मजाल। नाई बोला साहब बारिश नहीं हो रही है तो पानी किधर से लाएगा। म्युनिसिपालिटी के नल को तो आप लोगों ने गरीब की आंख के आंसू जैसा सुखा दिया। माँ कसम मेरा लड़का भी आज स्कूल में भूखा गया। अरे कुछ तो गरीब का ख्याल करो साहब। इधर आपको अपनी दाढ़ी की पड़ी है, उधर 2 महीने का बच्चा भूख से तड़प रहा है और उसकी माँ पानी की लाइन में खड़ी है। अफसर ने नाई को पीटने के लिए हाथ उठाया, नाई ने हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाया गुस्सा मत करो साहब, अरे हम लोगों की शर्म का मटका तो पैदा होते ही फूट गया। हम लोगों की शर्म का मटका तो पैदा होते ही फूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हंसने और हंसाने का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। हाय वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो हंसी का पिटारा। भाई आज यहाँ मनोरंजन और हंसी के एक से बढ़कर एक फवारे छोड़े जा रहे हैं। अब
मुझे बहुत बहुत जोर से आया है, बहुत जोर से आया है। सुना दूं एक जोक? प्लीज प्लीज सुनिए ना। अब भाई मिस्टर और मिसेस शर्मा में हो रही थी लड़ाई। मिसेस शर्मा गुस्से में गुर्राई, बोली, ए जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो आप मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे नाम से बुलाते थे। आप बोलते थे ना, मेरी रसमलाई, दिल की बर्फी और मेरी रबड़ी। अब काहे नहीं बुलाते हैं? इसी बात पर मिस्टर शर्मा बोले, अबे ओ बगली, दूध की मिठाई है, कब तक अच्छी रहेगी? भाई, इसी हंसी को डबल करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जाने माने हास्य कवि को, सुरेश अलबेला जी को। तो जोरदार तालियां बजाइए सुरेश जी के लिए। मैं आपको ज़्यादा लंबी लंबी कविताएं नहीं सुनाऊंगा, छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा, क्योंकि लंबी कविताएं सुनाने से बहुत सारे संकट हो जाते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों दिल्ली में एक लंबी कविता सुना दी, तो लंबी कविता सुनाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा मुख्य अतिथि मर गया। पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। जज बोला, तूने ज़्यादा लंबी कविता सुना के हमारे अतिथि को मार दिया, इसलिए अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैं बोले, जज साहब, वो मुख्य अतिथि तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया। अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। देखो, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है देश में जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। मैं आपको बताऊं, हमसे तो स्कूल में मास्टर कहता ही ऐसे था, मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू है। मैंने कहा, सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला, यार मान लेने, तेरे बाप का क्या जा रहा है? मैंने कहा, चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला, मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू है। मैंने कहा, सर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला, मान लेना यार, तेरे बाप का क्या जा रहा है? मैंने कहा, चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला, बता बेटा, अब तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता तेरे दोनों हाथों में मिला के टोटल कितने लड्डू हुए? मैंने कहा, सर 7.5। मास्टर बोला, तेरे को इतनी सी भी गिनती नहीं आती, 5 और 5 कितने होते हैं? मैं बोले, यार 7.5 मान लेन, तेरे बाप का क्या जा रहा है? आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए। मैं एक आध पेरोडी आपको सुना देता हूं। मेरे से तो एक दोस्त ने मेरे से पूछ लिया, बोला, बता भारत दक्षिणी अफ्रीका से वनडे सीरीज में क्यों हारा? मैं बोले, पहले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते, देश को तो ये नीचे हैं रखते, हुस्न आंखों पे सर पे बिठाते। ओ विराट कोहली पहले से कितना बदल गया, विराट कोहली पहले से कितना बदल गया, अनुष्का की गुगली का जादू उस पे चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, न न न। चिकनी कमर से याद आया, एक सार्वभौमिक सत्य मैं आप सबको बताना चाहता हूं। भाई मेरे हिसाब से दुनिया में 2 ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें औरतें ध्यान से सुनती हैं और ईमानदारी से उनका कहना भी मानते हैं।
बताइए। अच्छा चलिए मैं ही बता देता हूं। एक हुआ दर्जी और दूसरा फोटोग्राफर। बाकी तो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। वैसे हमारी जिंदगी में जितनी भी जाबाज औरतें हैं, माँ, बीवी, प्रेमिका, बहन, उन सबको मेरा सलाम। भाई मुझे घर भी तो जाना है, क्यों? चलिए औरतों की खूबियों को हमसे परिचय करवाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले हास्य कवि चिराग जैन को। तो स्वागत कीजिए चिराग जैन का। नमस्कार जी। मैंने शोध किया और शोध करके एक ऐसा विभाग ढूंढ के निकाला जिसमें दावे के साथ कह सकता हूं आपने कभी किसी महिला को काम करते नहीं देखा होगा। उसमें तकनीकी समस्या है, उसमें कभी कोई महिला काम कर ही नहीं सकती। उस विभाग का नाम है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। ये सिर्फ वे लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके घर में लगी हुई है। नहीं, अगली का एक सूत्री कार्यक्रम होता है। आंख खुलते ही सामने वाले को ऐसी टेंशन दे दो अगला दिन भर घुट घुट के जिए। तकिए पर ही बता देंगी, आज पप्पू की फीस जमा करानी है, आज फोन का बिल जमा कराना है, आज राशन खरीद के लाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। तो एक दिन मैंने कहा, मैं तेरी रोज रोज की फरमाइशों से दुखी आ गया हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अगली तब भी नहीं चूकी, बोली एक सफेद साड़ी तो दिला जाओ, 13वीं पे क्या पहनूंगी। तो ये है साहब महिलाओं की शक्ति। मेरी 2 साल पहले शादी हुई है और चूंकि नारी शिक्षा की देवी है तो उसने 2 साल में मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त नहीं होता। इतने तकनीकी सवाल करती है, दुनिया में कोई माइका लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। पिछले दिनों आई मेरे पास, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मैंने कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, बड़ों की इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। मैं एक कविता ऐसी सुनाना चाहता हूं जो मैं उन महिलाओं को समर्पित करना चाहता हूं, इस देश की तमाम उन महिलाओं को समर्पित करना चाहता हूं जिनसे हमारा पहला परिचय होता है, जिसका मुख देखकर और जिससे बात करके हम जीवन के पहले अक्षर बोलने सीखते हैं, जिसे हम माँ कहते हैं। छोटे छोटे तर्क पढ़ता हूँ, रचना का शीर्षक है अनपढ़ माँ। कि चूल्हे चौके में व्यस्त और पाठशाला से दूर रही माँ नहीं बता सकती कि 9x4 की कितनी ईंटें लगेंगी 10 फीट ऊंची दीवार में, लेकिन अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। मैं नहीं जानती सुर और ताल का संगम, कर्कश, मृदु और पंचम, सरगम के साथ स्वर, स्थाई और अंतरे का अंतर। संगीत साधना के लिए वह कोई शास्त्री भी नहीं बुलाती थी, लेकिन फिर भी उसकी लल्ला लल्ला लोरी सुनकर बहुत मीठी नींद आती थी। और एक दृश्य, शाम को जब बाबूजी घर लौटते हैं, माँ से उनका साक्षात्कार होता है। उस एक पल में वो 4 आंखें जो 2 बातें करती हैं, वो एक पंक्ति पर रखकर आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है, झगड़े की संभावनाओं को भांप कर बात की दिशा मोड़ सकती है, काल, पात्र और स्थान के अनुरूप किसी भी बात को खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ सकती है। अंतिम तर्क इस रचना का पढ़ता हूँ, जो हाथ अब तक खामोश थे, जो आंखें अब तक नम हुई हो, वे मेरे साथ होना, मुझे समर्थन देना कि सच कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है। सच कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां बटोरने के बावजूद बेटियों को उसी से सीखना पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलानी होती है, गृहस्थी कैसे चलानी होती है, गृहस्थी कैसे चलानी होती है। और एक टिप्पणी करना चाहता हूं जाते हुए, मैं दिल्ली से आया हूं साहब, और दिल्ली पर एक कलंक लगा कि दिल्ली ने दामिनी कांड देखा था। उस कलंक के खिलाफ एक टिप्पणी करना चाहता हूं। अगर कहीं भाग उमड़ जाएं तो मुझे याद कीजिएगा, इस टिप्पणी को याद रख लीजिएगा कि मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई चिराग जी ने ना मुझे भी ना जरा प्रेरित कर दिया है,
तो अर्ज किया है, उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूं काम कर करके सबका रिकॉर्ड तोड़ दूं, लेकिन कमबख्त पगार देख के ख्याल बदल जाते। अरे अच्छा ठीक है भैया, जब तक मैं अपनी शायरी को थोड़ा सा बेहतर करता हूं तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हम आ रहे हैं वापस आपको हंसाने के लिए। वेलकम बैक आपके फेवरेट शो में हंसी का पिटारा। भाई आज है हमारा हास्य कवि स्पेशल। इस बात पे मेरा भी एक कविता सुनाना तो बनता है बॉस। महंगाई के इस दौर में करना पड़ता है खर्चे पर काबू। महंगाई के इस दौर में करना पड़ता है खर्चे पर काबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। भाई फिलहाल रमेश बाबू तो नहीं, पर शरद बाबू आ चुके हमारे साथ बताने वैलेंटाइन डे और प्यार के मजेदार किस्से। मेरा नाम शरद त्रिपाठी है, मैं एक राइटर हूँ और यहाँ पे आज आप सबके सामने प्यार भरी बातें करने आया हूँ। तो हम कविता शुरू करते हैं। कविता बेसिकली क्या है, ये जो कहानी है ये बेसिकली लड़का लड़की की, उनके मोहब्बत की, उनके प्यार की, उसमें जो छोटी मोटी बातें होती हैं मैं वो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो एक लड़का है जो एक लड़की से कुछ बात बता रहा है, कह रहा है, और क्योंकि लड़कियाँ आजकल नॉर्मल बातें समझती नहीं हैं तो वो एक नए तरीके से प्रपोज कर रहा है, नए तरीके से लड़की को बोल रहा है कि मैथ्स की अगर तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज है तो दिल को मेरे दिल से इंटीग्रेट कर डालिए। मतलब गठबंधन कर लो भाई। दिल का सॉफ्टवेयर अगर ओल्ड हो गया है तो प्यार से किसी के अपग्रेड कर डालिए। और अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है कि ये जो बंदा जिसकी मोहब्बत की बात थी, अब वो आप सबको छोटी छोटी टिप्स देगा। उन टिप्स को सुनिएगा, समझिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। प्रेम की ये बातें, ये जो 2 पंक्तियां हैं अगली सुनिएगा कि सत्यनारायण की पूजा नहीं, सत्यनारायण की पूजा नहीं, अपनी मोहब्बत को कॉलेज का एनुअल इवेंट कर डालिए। ग्लैमर होना चाहिए। और छोड़िए मचलना यूं हर एक पटाखे पे, अपनी वाली वो ही परमानेंट कर डालिए। 2 नावों की सवारी हमेशा भारी पड़ती है। छोड़िए मचलना यूं हर एक पटाखे पे, अपनी वाली वो ही परमानेंट कर डालिए। और फेसबुक पे अगर उसने, ये तो वैसे मुश्किल बात है बट अगर हो जाए कि फेसबुक पे अगर उसने ऐड कर लिया है तो उसकी सारी पिक्चर पे कमेंट कर डालिए। उसकी सारी हॉबीज जैसे कुत्ते बिल्ली पालना ना भी हो पसंद फिर भी लाइक कर डालिए। और बिखरे हुए सूखे अपने मजनू जैसे बालों को सैलून पे जाके स्पाइक कर डालिए। और प्यार का इमोशन दिल में, प्यार का इमोशन दिल में ऐसे मत हाइड कीजिए, नजरों से उनकी नजरें स्ट्राइक कर डालिए। नजरों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि बातें, मोहब्बत की बातें आपको हमने बता दी हैं, तो अब ये 2 पंक्तियां मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कब तक तुम रहोगे अटके प्यार की ABCD पे, मोहब्बत का अब तो XYZ कर डालिए। और मेरी कविताएं सुन तालियां बजा ही दीजिए, मेरे सैड दिल को भी ग्लैड कर डालिए। तो भाई तालियां, तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तालियां बजाते रहिए। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा हंसी का पिटारा। आज इसमें निकली कुछ अनोखी हास्य कविताएं, लेकिन अगली बार कुछ और भी निकल सकता है। अब जोक्स, अब चुटकुले, कविताएं, कॉमेडी, नाच गाना और बहुत सारी मस्ती, मजाक और धूम धड़ाका, ये सब जारी रहेगा अगले हफ्ते भी। हमारे साथ बने रहिए, हंसते रहिए और बिग मैजिक देखते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अलविदा।